Hello, dear student. I hope you all are fine at home. So, in SHT, we are discussing history second chapter nationalism in India, and in this chapter, we are discussing about the non-cooperation movement. तो इसमें नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स हम लोग देख रहे हैं और इस नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में हमने ये देखा कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट क्या था, इसकी आइडियाज़ क्या थे, इसको ओपन करने का या लॉन्च करने के लिए रीजंस क्या क्या थे और किस तरीके से यह एक बड़ी लेवल पे मास मूवमेंट बन गया था। तो ये टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, देखा जाए तो एक मास लेवल पे था, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेंड बने हुए थे। सिटीज़ में हम देखें तो नॉन कोऑपरेशन कुछ अलग दिखाई देगा, विलेज में देखेंगे तो कुछ अलग था। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स के लिए या अलग अलग मोटिव स्टैंड हम नॉन कोऑपरेशन का देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज, कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये टाउन्स एंड सिटीज़ में किस तरीके से इफ़ेक्टिव था, किस तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड द काउंसिल इलेक्शन वर boycotted. Foreign clothes and other goods were burnt in bonfire. People began to use khadi cloths. Government servants resigned their job. Liquor shops were picketed. सिंपल देखा जाए तो पहले पॉइंट में क्या है कि जो टाउन्स एंड सिटीज़ में मूवमेंट चलाया गया नॉन कोऑपरेशन का, उसमें मैक्सिमम एजुकेटेड मिडिल क्लास शामिल थी और इनके द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको बाइकआउट कर दिया गया। इट मीन्स उसको हटा दिया गया, उसका विरोध किया जाने लगा। लॉ कोर्ट्स, तो जितने भी कोर्ट्स थे जस्टिस के लिए, उनको भी लोग उसको अपोज करने लगे। काउंसिल इलेक्शन, कि काउंसिल इलेक्शन जो वहाँ पे होने वाली थी या हो चल रही थी, लोगों ने उसको भी बाइकआउट किया, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, वोट देना बंद कर दिया। इस तरीके से उन्होंने हम टाउन्स एंड सिटीज़ में लोगों के द्वारा इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ट्रेंड देख सकते हैं। इसके अलावा पीपल्स क्या किए, फॉरेन क्लॉथ्स और जो भी गुड्स थे जो बाहर से आती थी, तो उनको उन्होंने क्या किया कि उनको जला डाला। एक विरोध प्रदर्शन करने का एक ये भी उन्होंने तरीका निकाला कि जो भी फॉरेन गुड क्लॉथ्स हैं उनको जला दो, जो भी सामान है बाहर से आ रहे हैं उनको जला दिया जाए। इसके बाद उन्होंने सबने एक आइडिया एक्सेप्ट किया कि हम सिर्फ और सिर्फ खादी के बने हुए कपड़े ही पहनेंगे। तो इसलिए उन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया और खादी क्लॉथ्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी थे, जो गवर्नमेंट जगहों पे ऑफिसर लेवल पे या जहाँ जहाँ पे उनको वर्क अपॉइंटेड थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। जो लिक्विड शॉप थी उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से हम टाउन्स एंड सिटीज़ के मूवमेंट को देख सकते हैं। What were the effects of non-cooperation movement on the economic front? आज हम नेक्स्ट टॉपिक से कि नॉन कोऑपरेशन में इकोनॉमिक फ्रंट कैसा था, किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरीके से डिस्टर्ब हुई या उस इकोनॉमिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। सो हम इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप पिकेट एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीपल्स आर बिगिन टू बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, liquid shops are also closed, and as well as they burn the clothes in fire. The impact of foreign clothes halt between 1921 and 1922
its value dropping from 102 crore to 57 crore. In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. अगर हम देखें तो 1921 और 1922 के बीच की जो रेशियो देखा जाए कि जो फॉरेन वैल्यूज़ थी, फॉरेन प्रोडक्ट्स या फॉरेन क्लॉथ्स जो आती थी, जो पहले 1921 में 102 करोड़ के आसपास थी, लगभग 102 करोड़ के कपड़ों को हम फॉरेन से मंगाया जाता था। लेकिन वही 1922 में वो 57 करोड़ पे आ गया घट के, क्योंकि लोग फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स को पूरी तरीके से उन्होंने मना कर दिया। जब उसको पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वे भी उनको ट्रेड में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मर्चेंट और ट्रेडर्स ने क्या किया कि फॉरेन गुड्स या फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड जो है उसको उन्होंने मना कर दिया या ख़त्म कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट इज स्प्रेड, द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लॉथ्स and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. कि जब बाइकॉट मूवमेंट चारों तरफ फैला लोगों ने क्या किया कि इम्पॉर्टेंट क्लॉथ्स को डिस्कार्ड कर दिया। इम्पॉर्टेंट यानी बाहर से मंगाए हुए कपड़ों को लोग हटाना शुरू कर दिए, उसको पसंद नहीं करते थे और सिर्फ इंडियन क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो हैंडलूम्स थे वो बेहतर वर्क करना शुरू किए। तो इसका तो बेनिफिट ये हुआ कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह बेहतर सेटअप हो गई। अब अगला हम देखते हैं कि वाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज। अब हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, शुरू में तो लोग इसके बहुत सपोर्ट में आए, लेकिन धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किन रीजंस की वजह से टाउन्स एंड सिटीज़ में स्लो होना शुरू हो गया। पहली चीज़ हम देखें तो खादी क्लॉथ्स वर वेरी कॉस्टली, द पुअर वर नॉट एबल टू बाई दैम। पहला रीजन था कि फॉरेन गुड्स जो थे या फॉरेन क्लॉथ्स थे वो सस्ते होते थे। तो नेचुरल है कि वो चीज़ जो है सस्ते होने की वजह से लोग उसको प्रेफर कर पाते थे और उसके कंपेयर में जो खादी होता था, जो कि वह हैंडमेड होता था, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी बड़ी थी, वो कॉस्टली होता था। तो इस वजह ये भी एक रीज़न बना कि कॉस्टली चीज़ों को लोग अफोर्ड नहीं कर पाए और धीरे धीरे उसका ख़त्म होना शुरू हुआ। इसलिए लोग जो है बाइकआउट करना बंद कर दिया। इंडियन बाइकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप। कि यहाँ पे हम देखें तो इंडियंस पीपल ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को या जितने भी लॉ कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट तो लोग कर रहे थे, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव नहीं था। उसकी जस्ट सपोज कि हम किसी स्कूल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक ऑल्टरनेट तो होना चाहिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम वहाँ नहीं तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन वहाँ पे अभी तक नहीं आने की वजह से भी लोग वापस उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जाना शुरू कर दिए। Consequently, teachers and children started going back to schools and lawyers started going back to their courts. So फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला, तो वापस से टीचर्स, चिल्ड्रेन वहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर दिए, लॉयर्स अपने कोर्ट्स वगैरह में जाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन भी इस टाउन्स एंड सिटीज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्लो डाउन होने के लिए रीज़न बनती है। अगला है व्हाट वर द कॉज फॉर द पीजेंट मूवमेंट्स इन कंट्री साइड विलेज।
अब ये तो हमने देखा कंट्री साइड में, सॉरी आपके टाउन्स एंड विलेज में हमने देखा। अब आते हैं हम विलेज एरिया में क्या कंडीशन थी। तो विलेज एरिया में क्या क्या था, पीजेंट मोमेंट्स किस तरीके से हुए, तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीजेंट मोमेंट दिखाई देता है वह हमको दिखाई देगा अवध में। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या था इसमें। इन अवध अ पीजेंट्स मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। इट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। पीजेंट मूवमेंट अवध में बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था और यह मूवमेंट लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट था। अब रीज़न, रिडक्शन ऑफ रेंट एंड द एबलिशन ऑफ बेगार वर देयर मेन डिमांड। रिडक्शन ऑफ रेंट एंड द एबलिशन ऑफ बेगार, तो हम ये दो चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ रेंट, कि जो ज़मीनें थी उस पर काफ़ी टैक्सेस वगैरह लगते थे और इन टैक्सेस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी। तो वो चाहते थे पीजेंट्स की जो रेंट है वो कम कर दिया जाए। दूसरी चीज़ बेगार। बेगार का मतलब होता है कि बिना पेमेंट के या बिना उसको किसी तरीके का कोई फाइनेंशियली सपोर्ट देने की दिए बगैर लोगों से काम कराना, दैट इज़ द बेगार। तो ये सिचुएशन उस समय इंडिया में बड़े पैमाने पे चल रही थी। सो लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि बेगार को ख़त्म किया जाए। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख करके ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी bonds were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। देखा जाए तो इसमें जो नाई वॉशरमैन जो हैं धोबी वगैरह, ये लोग क्या किए कि अपने अपने ग्रुप बना लिए और जो बार्बर्स थे वो भी इसमें शामिल हो गए और इन सभी लोगों ने मिल करके एक क्या करने की शुरू किया कि पंचायत बना करके पंचायत के थ्रू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जाने की बात करने लगे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance। तो 1920 जून मंथ में जवाहरलाल नेहरू अवध में गए थे वहाँ पे और वहाँ पे विलेजर्स से उन्होंने बात करने की कोशिश की और उनकी इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। क्या अवध की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के पेजेंट्स किस तरीके के हैं, क्या उनके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। सो आफ्टर दैट बाय अक्टूबर द ओध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर अक्टूबर में ही ओध किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। तो इसमें देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट सपोर्टर्स को उसमें शामिल किया गया था इस ओध किसान सभा में। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन्स। और लगभग एक मंथ में ही 300 ब्रांचेज एस्टैब्लिश कर दी गई थी अलग अलग विलेज में। जो भी रीजन्स थी उस रीजन के अलग अलग विलेजेस में लगभग 300 ब्रांचेस को लॉन्च कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखें तो अवध में प्रॉब्लम्स थी, रेंट रिडक्शन को लेकर के लोग अगेंस्ट हुए और एबलिशन ऑफ बेगार, इन दो डिमांड को लेकर के उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था। और इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि ओध किसान सभा सेटअप किया गया और इसकी मैक्सिमम ब्रांचेज बना करके किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की जाने लगी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी लोग कोशिश करने लगे। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। ही लेड अ पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बाबा रामचंद्र के ही लीडरशिप में पीजेंट मूवमेंट्स अवध में स्टार्ट किया गया था और यह मूवमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। ही डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट, एबलिशन ऑफ बेगार एंड द बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड।
उन्होंने डिमांड की रेंट को कम करना, दूसरा बेगार को ख़त्म करना और तीसरा लैंडलॉर्ड का हटाना कि हमको लैंडलॉर्ड की सुविधा नहीं चाहिए, आप यहाँ से हटाइए इन्हें। इन अक्टूबर 1920 ही फॉर्म ओथ किसान सभा विद द हेल्प ऑफ नेहरू। सो 1920 अक्टूबर में इनके द्वारा ओथ किसान सभा नेहरू जी की हेल्प से स्टार्ट की गई। So in next day we will try to understand about the tribal movement and other topics. Thanks to everyone.